हाय एवरीवन, दिस इज योर मास्टर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम लोग मनी। ठीक है, सो मनी का अगर डेफिनेशन पहले देखा जाए तो वेरियस टाइप के डेफिनेशन है। बहुत लोगों ने बहुत तरीके के डेफिनेशन मनी का दिया है, तो उसमें जो मुझे अच्छा लगता है वो मैंने दे दिया। मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है, और इससे आप रिलेट भी कर सकते हैं, आपको पता है मनी क्या क्या चीजें करता है। ठीक है ना। सो अब चलते हैं एक नॉर्मल डेफिनेशन पे। मनी क्या है, मनी का यूज क्या है। मनी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि आप क्या करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो आप अपना मनी देते हैं, पैसे देते हैं, और बदले में जो भी कमोडिटीज आपको चाहिए वो आप परचेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यानी मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क कर रहा है। ठीक है ना, यानी बदले में आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं, आप कोई कमोडिटी नहीं दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और पैसे दे के आप क्या कर रहे हैं, कोई भी कमोडिटीज या कोई भी सामान आप खरीद ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आराम से लिख दिया है, पैसे दो और सामान लो। दूसरा क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। अगर मनी नहीं होता, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, मनी नहीं होता तो आप किसी चीज को की वैल्यू, जो आप बोलते हैं कि कोई सामान, सर ये फोन है 10,000 का है, या ये ऑब्जेक्ट है सर ये 20,000 का है, तो आप कैसे उसको नाप पाते, तो मनी है तभी हम उसकी वैल्यू कर पाते हैं मनी के टर्म्स में। ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी कमोडिटी को हम क्या कर पाते हैं, मनी के टर्म्स में उसे नाप पाते हैं। ठीक है ना। थर्ड क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। देखेंगे पहले के टाइम पे मनी क्या था, एवोल्यूशन मनी का क्या क्या हुआ। तो पहले के मनी को स्टोर नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, मनी को स्टोर करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आप मनी स्टोर कर रहे हैं, नेक्स्ट 3 मंथ आपने पैसे को स्टोर किया, और या स्टोर बोलो या आप बोलो सेव किया, सेव किया बैंक्स में, कैश में, किसी भी तरीके से, और फिर आपने क्या कर लिया, बाइक को परचेस कर लिया। तो ये मनी का एक डेफिनेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था, ये सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। किससे, गुड्स एंड सर्विसेज से। इसलिए इसका एक और नाम होता था जिसको बोलते थे सी टू सी इकोनॉमी। ठीक है, सी टू सी का यहाँ मतलब क्या है, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज होता था। अब इस सिस्टम में क्या था, वेरियस डिफिकल्टीज थी। ठीक है ना। पहला डिफिकल्टी क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब मान लीजिए पार्टी ए है और पार्टी बी है, ये बोल रहा है कि मैं आपको वीट दूंगा, और ये बोल रहा है कि मैं एप्पल दूंगा। तो ये एप्पल लेने के लिए तो तैयार है, पार्टी ए एप्पल लेने के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी बी को वीट नहीं चाहिए, उसके घर में ऑलरेडी वीट है। तो क्या ये एक्सचेंज हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं। तो यानी दोनों तरफ से कोइंसिडेंस होना चाहिए, दोनों तरफ की जो पार्टीज हैं उनको वो सामान चाहिए, तभी ये एक्सचेंज हो सकता है, नहीं तो एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये पहला डिफिकल्टी था आपका। दूसरा डिफिकल्टी क्या था, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब जैसे बात समझिए आप, जैसे मैं बोल रहा हूं कि वीट की, मान लीजिए फिर से पार्टी ए है और पार्टी बी है। मान लीजिए पार्टी ए बोल रहा है कि मैं 5 kg ऑफ वीट दूंगा। ठीक है, और पार्टी बी के पास राइस है। मान लीजिए दोनों एक दूसरे को वीट और राइस एक्सचेंज करना भी चाहते हैं। तो अब ये राइस कितना दे, मान लीजिए 5 kg का दाम 100 रुपया है, तो ये भी बदले में 100 रुपए की चीज लेगा, लेकिन राइस की वैल्यू को तो हम मनी के टर्म्स में ना नापेंगे, उस टाइम तो मनी है ही नहीं। तो कितना राइस देना है ये दोनों आपस में बातचीत करेंगे। अब ये बोलेगा कि नहीं मुझे 10 kg ऑफ राइस चाहिए, अगर इसे सही लगेगा तो ये 10 kg ऑफ राइस देगा, सही नहीं लगेगा तो ये 10 kg ऑफ, तो ये आपस में डील करने के बाद एक्सचेंज होगा। लेकिन वही अगर मनी रहता, मान लीजिए मनी रहता 200 रुपीज, इसके भी 5 kg का दाम कितना होता, 200 रुपीज, तो ये क्या करता, आधा ही देता, 2.5 kg देता और एक्सचेंज हो जाता, क्योंकि आपने 100 रुपए का दिया है सामान, तो मैं भी 100 रुपए की वैल्यू का सामान दूंगा। तो पहले तो मनी था नहीं, तो ये वन ऑफ द डिफिकल्टी था। ठीक है, थर्ड चलते हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट को आप क्या बोलेंगे, फ्यूचर पेमेंट्स। क्या बोलेंगे, फ्यूचर पेमेंट्स। तो मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ सेम क्वालिटी, रिपेमेंट में प्रॉब्लम्स होती थी, या फिर आप बोल सकते हैं कमोडिटी टू बी रिपेड में लूज और गेन इट्स वैल्यू। इसको समझिए, फ्यूचर पेमेंट्स की बात हो रही है, तो फ्यूचर पेमेंट्स में क्या है, उस टाइम के जो गुड्स हैं वो तो कमोडिटी हैं, उस टाइम में जो एक्सचेंज हो रहा है वो तो कमोडिटी से हो रहा है। मान लीजिए आपने किसी को अच्छी क्वालिटी का सामान दिया था,
अब जब तक वो उसी सेम क्वालिटी का सामान नहीं देगा तो आप नहीं लेंगे, क्योंकि आपने तो अच्छी क्वालिटी का सामान दिया था। दूसरी बात है, जो ये कमोडिटीज है, ये वक्त के साथ क्या होते हैं, खराब होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए टोमेटोज को आप ले लीजिए, टोमेटोज तो खराब हो जाएंगे, तो फ्यूचर पेमेंट्स आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो कमोडिटीज क्या होते थे, पेरिशेबल इन नेचर होते थे, बहुत सारे, सब नहीं, बहुत सारे जो गुड्स होते थे वो पेरिशेबल इन नेचर होते थे, यानी खराब हो जाएंगे, तो फ्यूचर के पेमेंट्स कर पाना काफी मुश्किल होता था, ठीक है। और कुछ जो गुड्स होते थे उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती थी, डिक्रीज हो जाती थी विद द टाइम पीरियड। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब आप बताइए, आप जैसे अभी क्या करते हैं, मनी को बैंक में स्टोर कर लेते हैं या कैश को अपने घर में रखते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो वीट है, वेजिटेबल है, क्या उसको आप 10 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वेल्थ को भी स्टोर किया नहीं जा सकता था उस समय में। फिफ्थ प्रॉब्लम है जिसको लैक ऑफ डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम बोलते हैं, फिजिबिलिटी प्रॉब्लम बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बना दिया है, ध्यान से देखिए, पार्टी ए है और पार्टी बी है। तो पार्टी ए के पास राइस है, पार्टी बी अपना घोड़ा देना चाहता है। अब ये बोल रहा है कि मैं अपना घोड़ा दूंगा तो बदले में मुझे 100 बैग्स राइस चाहिए, ठीक है, लेकिन इस पार्टी ए के पास सिर्फ 50 बैग्स है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप घोड़े को आधा आधा कर देंगे कि नहीं, 50 बैग है तो आधा घोड़ा आप मुझे दे दो। तो डिविजिबिलिटी का भी प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये सारे डिफिकल्टीज की वजह से ही क्या हुआ, मनी का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। अच्छा, एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे ऐसे ही पूछा कि सर ये बार्टर सिस्टम होता कब था, कौन से पीरियड में होता था। तो मैं बता रहा हूं, जैसे बहुत जगह, ध्यान से सुनिएगा। अब मौर्यन टाइम भी आप पढ़िएगा, अगर आप लोगों को हिस्ट्री थोड़ी भी पता है, मौर्य पीरियड हो गया, या जो ये सब सारी चीजें एंशियंट हिस्ट्री में आती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, उस टाइम पे भी तो गोल्ड कॉइन्स थे ही। तो सर ये वाटर सिस्टम चल कहाँ, गोल्ड कॉइन्स थे लेकिन हर एरियाज में नहीं थे। मेजोरिटी जो, जैसे कैसे आप बोलते हैं शहर है और गांव है, तो मान के चलिए कि उस टाइम शहर में गोल्ड कॉइन्स जरूर चल रहे होंगे, लेकिन गांव में क्या चल रहे होंगे, वाटर सिस्टम ही चल रहे होंगे। अब होता क्या होगा ना, जैसे मान लीजिए गांव में आपने वेजिटेबल्स उगाए, वेजिटेबल्स को आप बेचने चल गए शहर, ठीक है, टाउन। टाउन में जैसे ही वेजिटेबल को आपने सेल किया, आपको क्या मिला, गोल्ड कॉइन मिला। क्या मिला, गोल्ड कॉइन मिला। और उसी गोल्ड कॉइन से आप क्या करते थे, उसी शहर में जो आपको खाने पीने की चीजें खरीदनी है, खरीद के वापस आप विलेज आ जाते थे। लेकिन विलेज में जो एक्सचेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, बार्टर सिस्टम से ही हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ मनी, हम देख लेते हैं कैसे कैसे हुआ है। तो सबसे पहले क्या था, कॉमोडिटी मनी, जो कि अभी हमने पढ़ा, राइस व्हीट, यही आपका क्या होता था, मनी होता था, इसी को क्या करते थे आप, एक्सचेंज करते थे। सेकंड क्या आ गया, फिर मेटालिक मनी आ गया, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर कॉइन्स हो गए। उसके बाद क्या आया, पेपर मनी आया, जिसे आप करेंसी नोट्स के नाम से जानते हैं, जो आप अभी भी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, क्रेडिट मनी, जैसे चेक्स वगैरह हो गए। उसके बाद क्या आ गया, प्लास्टिक मनी, जिसको क्रेडिट और डेबिट कार्ड आजकल आप लोग जो यूज कर रहे हैं वो हो गया। नेक्स्ट हो गया फिर डिजिटल मनी, ठीक है। ऐसे इंडिया भी अपना डिजिटल करेंसी माई जीओवी करके लॉन्च करने की बात हुई थी, पता नहीं अभी तक लॉन्च हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बात हुई थी कि माई गवर्नमेंट करके डिजिटल करेंसी इंडिया के भी लॉन्च होगी, ठीक है। ऐसे आप लोग बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब डिजिटल कॉइन्स है, या जिसको आप क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, तो ये भी काफी मार्केट में चलता है, इसका एक अच्छा मार्क। और ऐसे तो बहुत सारे डिजिटल कॉइन्स अब आ गए हैं, ठीक है ना, मुझे लगता है 100 200 से ऊपर कॉइन्स होंगे, ठीक है। अब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। ये आपके एग्जाम में, बोर्ड्स में फियाट मनी और फिड्यूशियरी मनी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और अगर आप यूनिट टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ दे रहे हैं तो उसमें भी ये पूछा जाता है। फर्स्ट क्या है, फियाट मनी। ये क्या है, मनी इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट के परमिशन से ही ये चलेगा, ठीक है। लाइक जितने भी आपके हमारे कंट्री के कॉइन्स और करेंसी हो गए, विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं चल रही है, ठीक है। अब ये सब फैक्ट है। जैसे 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और उस पर साइन किसका होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, ठीक है। बाकी सब पे किसका सिग्नेचर होता है, आरबीआई के गवर्नर का होता है। अच्छा, ये 1 रुपये का नोट सर्कुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती है, वो सर्कुलेशन भी आरबीआई के हाथों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी क्या होता है, एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, लेकिन ये किस पे चल रहा है, ट्रस्ट पे चल रहा है, ठीक है। जैसे बैंक के चेक्स हो गए, यहाँ मैंने एग्जांपल पुट करना मैं भूल गया था शायद। एग्जांपल क्या हो गया, बैंक के चेक्स। आप सच बताइए, क्या आपको गवर्नमेंट ने बोला है चेक से पैसा लेना, मतलब एक्सचेंज करने के लिए बोला है, नहीं बोला है। तो आपका किस पे भरोसा है, अपने बैंक पे भरोसा है कि मैं जिस पे भी, जिसके नाम पे ये चेक इशू करूंगा ना, उसे पैसे मिल जाएंगे। तो ये
ट्रस्ट किसका है? पेयर का भी और पेई का किस पे? अपने बैंक पे, जिससे वो चेक से पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? फिड्यूशियरी मनी। थर्ड होता है आपका फुल बॉडीड मनी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कुछ किताब में क्या होता है, टर्म्स ऑफ कॉइन्स लिखा हुआ है, जैसे जिसका कमोडिटी वैल्यू किसके बराबर हो? मनी वैल्यू के बराबर हो। और कहीं कहीं किसी किताब में लिखा रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो? फेस वैल्यू के बराबर हो। ये जो कमोडिटी वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू, उसको हम क्या बोल रहे हैं? बनाने का जो खर्चा लग रहा है आपका। ठीक है, और मनी वैल्यू और फेस वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं कि उस जो कॉइन होगा उसकी वैल्यू क्या है। इसका एग्जांपल देखिए, पहले क्या था, आप ध्यान दिए होंगे, 1 रुपये का जो सिक्का था वो काफी बड़ा हुआ करता था। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा था? एक्सपेंडिचर यानी बनाने का खर्चा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको फिर रिड्यूस करके छोटा कर दिया। यानी ये 1 रुपये का जो सिक्का होता है, उसका जितना खर्चा है बनाने का, उतना ही उसका वैल्यू है। यानी 1 रुपया खर्चा भी लग रहा है बनाने का, और 1 रुपया उसकी क्या है? वैल्यू भी है। इसको हम क्या कहते हैं? फुल बॉडीड मनी। ठीक है, ऐसे जो एक मतलब मुझे फैक्ट जो याद आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 5 रुपए के हमारे सिक्के थे ना, उसकी होर्डिंग काफी होने लगी थी। ठीक है ना, उसको क्या करते थे? गला के, और ये जो शायद बांग्लादेश था, उसमें क्या करते थे वो, ये जो ब्लेड्स होते हैं, शेविंग ब्लेड्स होते हैं, वो बनाते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका कॉस्ट ज्यादा पड़ता था इसके मुकाबले, शेविंग ब्लेड्स के बनाने। इसको ये ज्यादा बना के मतलब ज्यादा में सेल करते थे। ठीक है, तो प्रॉफिट ज्यादा था, इसलिए वो क्या करते थे? 5 का सिक्का जो इंडिया का होता था, उसको मिंट करके ये सारी चीजें बनाते थे। ठीक है, दैट्स वाई कॉइन गेट स्मॉलर। एक्सपेंडिचर क्या हो रहा था? खर्चा ज्यादा लग रहा था, इसलिए 1 रुपए के कॉइन को क्या कर दिया गया? छोटा कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या होगा? अब देखिए, सेम वही ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं ले रहा हूं। इसमें मनी वैल्यू या फेस वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? कमोडिटी का वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी कि बनाने में खर्चा कम लग रहा है, लेकिन उसका जो मनी वैल्यू है वो ज्यादा है। सबसे अच्छा एग्जांपल आपके जो करेंसी या पेपर नोट्स होते हैं वो देख लीजिए। मान लीजिए हम एक जीरो और बढ़ा दे रहा हूँ, तो बनाने का जो खर्चा लगा वो कितना लगा? ये देखिए, ये कोई रियल डाटा नहीं है, मैंने एग्जाम्पल के लिए बस डाला है कि मान लीजिए बनाने में आपको लग रहा है 2 रुपये। इस नोट को बनाने का खर्चा लग रहा है 2 रुपये, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? 2000। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रेडिट मनी। इसके और भी कोई डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे टोकन कॉइन्स हो गए 5 रुपए वाले। ठीक है, इसमें क्या है? मनी वैल्यू ज्यादा है, कमोडिटी वैल्यू क्या है? कम है। आपके ये चेक्स हो गए, चेक्स आप 5 लाख का ड्रॉ कर देते हैं और पेपर की वैल्यू कितनी है आपको भी पता है। प्रोमिसरी नोट्स हो गए। ठीक है, करेंसी नोट्स, यहाँ पे मैंने करेंसी नोट्स का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप होता है उसको कहते हैं लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी कुछ नहीं है, फियाट मनी की ही तरह होता है। यानी लीगल सैंक्शन एक्सेप्टेड, यानी लीगल सैंक्शन उसको मिला हुआ है कि आप क्या करेंगे? उसको एक्सेप्ट करेंगे एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। और इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, परमिशन होता है, जस्ट लाइक फियाट मनी। इसके भी टाइप्स हैं, ऐसे ये टाइप्स किताब वगैरह में शायद ना दिए हों। ठीक है, एक को हम बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, और दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या है? नॉट एक्सेप्टेड बियॉन्ड मैक्सिमम लिमिट। यानी कि कुछ कॉइन्स के लिमिट बनाए हुए हैं, उस लिमिट से ज्यादा अगर आप दीजिए किसी को, अगर वो मना कर दे रहा है कि नहीं हम नहीं लेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। पहले एक कॉन्सेप्ट इसके पहले समझ लेते हैं। जैसे आप देखते हैं अभी भी, मैं बिहार का अगर एग्जाम्पल लूं, पटना में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो 1 रुपए का सिक्का आप छोटा वाला देते हैं ना, वो लोग लेते ही नहीं है। बोलते हैं नहीं ये फेक है, ये नहीं चलेगा, कोई नहीं लेता है, हम नहीं लेंगे। पहली बात तो ये गलत है। ठीक है ना, इस पे आपको देशद्रोह का चार्ज लग सकता है, फाइन लग सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करने का, और आप उस चीज को मना नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कोई भी एक केस वगैरह के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता कि 1 रुपए के लिए FIR और केस करने के आ जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि क्या होगा? देशद्रोह का चार्ज लग जाएगा उस पर। दूसरी बात पे आते हैं। अब गवर्नमेंट RBI की साइट पे आप जाके चेक करेंगे, जो मुझे एग्जांपल याद आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 50 पैसे का जो सिक्का है, वो आप 20 से ज्यादा नहीं दे सकते किसी को। जैसे ही आप 20 से 21 कर रहे हैं ना, अगर वो मना कर दे कि नहीं मैं नहीं लूंगा, तो अब आप उस पर केस नहीं कर सकते, FIR नहीं कर सकते। यानी कि उसका एक मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है कि इतना ही आप दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? कॉइन्स। यानी कॉइन्स का एक लिमिट है, उससे ज्यादा आप किसी को देंगे, बैठ के वो गिनते नहीं रहेगा, इसलिए उसकी लिमिट बनाई हुई है। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या हो गया? एक्सेप्टेड बाय पीपल अनलिमिटेड एक्सटेंट। जैसे अब 2000 का रुपया है, 500 का है, आप 5 लाख का कहीं पेमेंट करने जा रहे हैं, तो आप 2000 के रुपए कितने, जितने मन उतने दे सकते हैं, या 5 लाख तक दे सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। नेक्स्ट है
नॉन लीगल टेंडर मनी, ठीक है। तो ये क्या है, जनरली एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, लीगली है, लेकिन वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। सामने वाला चाहे तो इस चीज को मना कर सकता है क्योंकि ये लीगल टेंडर मनी नहीं है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे चेक्स हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है नियर मनी। नियर मनी क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, नॉट लिक्विड एज कॉइन्स एंड करेंसी। लिक्विड का मतलब अगर आप लोग नहीं समझ रहे, से बहुत सारे इसमें स्टूडेंट्स आएंगे जो शायद कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, तो उन्हें ये शायद समझ में ना आए। देखो लिक्विड होता क्या है, अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा लिक्विड क्या है, तो सबसे ज्यादा लिक्विड माना जाता है कैश को, ठीक है। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या हो गया कि वो चीज जिसको आप कैश में कितने जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को हम लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। कैश में जो जल्दी कन्वर्ट हो जाए, तो कैश तो अपने आप में ही एक कैश है, इसलिए सबसे ज्यादा लिक्विड क्या हो गया, कैश हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। कैश यानी कॉइन्स और करेंसी जितने लिक्विड नहीं होते हैं, लेकिन ये लिक्विड होते हैं, इसको जल्दी आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करा के कैश में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, बॉन्ड्स वगैरह हो गए, ये सब आपके नियर मनी के लिए आते हैं। नेक्स्ट है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो मनी के फंक्शंस है, ठीक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये छोटे मोटे जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर ये चैप्टर आ रहा है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उतना नहीं रह जाता, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी फंक्शंस में दो आ गए, ये मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा अभी बता दे रहा हूँ। फर्स्ट क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको पता है, आप जाएंगे, मनी देंगे, आपको जो कमोडिटी परचेज करना है आप वो परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, एज एन मनी कैसा वर्क कर रहा है, एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या हो गया, मेजर ऑफ वैल्यू, यानी मनी। अच्छा देखिए, ये सब प्रॉब्लम्स थे तभी मनी का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मैं जनरली बोलूं कि जो वहां पे प्रॉब्लम थे उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, फंक्शंस बन जाएंगे। इतना ही आपको याद रखना है कि जो डिफिकल्टीज क्या थे बार्टर सिस्टम में थे, वो सब यहाँ पे क्या बन जाएंगे, फंक्शंस बन जाएंगे। तो मनी क्या है, मनी के वजह से आप जो भी ये कमोडिटीज थी उनका एक वैल्यू बता सकते हैं कि हाँ इस चीज का प्राइस ये होगा, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, लाइक मोबाइल हो गया, उसकी वैल्यू आप बोल रहे हैं 15,000 है या 1.5 लाख है, जो भी आप बोल रहे हैं। अच्छा, इसी को मनी एज एन यूनिट ऑफ अकाउंट भी बोलता है, ठीक है। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है, 2-3 मार्क्स में एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शंस, क्या क्या है। फर्स्ट हो गया इसमें स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मैंने बताया, फ्यूचर पेमेंट्स। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मनी को फ्यूचर पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं और ये एक्सेप्टेबल भी है। आप बैंक में पैसे को, अच्छा ये तो स्टोर का एग्जांपल हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर के लिए पहले स्टोर करना जरूरी है, ठीक है ना, ये दोनों रिलेटेड है। डेफर्ड पेमेंट क्या है, पहले उसको आपको वैल्यू को क्या करना होगा, स्टोर करना होगा, स्टोर करेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड वही आ गया स्टोर ऑफ वैल्यू। अब मनी को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे आपको फ्लैट लेना है 5 लाख का 5 साल के बाद, तो आपने क्या किया, मनी को स्टोर किया, स्टोर करके उसके बाद आपने क्या कर लिया, उस फ्लैट को परचेज कर लिया। थर्ड इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। पहले तो ये प्रॉब्लमेटिक था, देखो पहले क्या था, वैल्यू लाइक वीट, तो आप उसको हर जगह ट्रांसफर नहीं कर पाते थे, और ट्रांसपोर्टेशन भी इतना अच्छा नहीं था उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन भी इतना अच्छा नहीं था कि आप किसी अदर कंट्री में भेज रहे हैं, बहुत टाइम लग जाता था ना, और बीच में थेफ्ट वगैरह भी हो सकता था। अब क्या है, आप क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। मान लीजिए आपको किसी को 5 लाख 7 लाख रुपए देने हैं, आप रोड पे तो लेके जाओगे नहीं, या अदर कंट्री में किसी को भेजना है तो आप उस कंट्री में पैसे लेके तो जाओगे नहीं, तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। थेफ्ट का भी जो टेंशन रहता है वो नहीं रहता है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू काफी ईजी हो गया मनी के आने से। नेक्स्ट है कंटीजेंट फंक्शंस। कंटीजेंट फंक्शंस क्या है, फर्स्ट है मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अब देखिए, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, बात समझिए पहले। जैसे मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर है, यहाँ ये जो तीनों लिखा है, प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में मान लीजिए आपने प्रोडक्शन किया है 2 पोटैटो का और 2 टोमेटो का, क्या इसको जोड़ा जा सकता है, दोनों तो अलग अलग वेरिएबल है। तो हम क्या बोलते हैं कि 2 पोटैटो का दाम हो गया मान लीजिए 50 रुपये और 2 टमाटो का हो गया 50, तो हम बोल देते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रोडक्शन जो हुआ वो कितना का हुआ, 100 रुपीज का। यानी इसको हमने किस टर्म्स में ले लिया, मनी के टर्म्स में। तो ऐसे ही हम प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर का क्या ले लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी,
यानी कितना उसका जो प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम किस में ले लेते हैं, मनी के टर्म्स में ले लेते हैं, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर आप क्लास 11th में पढ़े होंगे एमयू का कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद होगा, मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह पढ़ा होगा, अगर मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, भूल गए होंगे तो। जैसे आपने पढ़ा होगा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, यूनिट्स हैं। ठीक है। मान लीजिए 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, मान लीजिए ग्लास ऑफ वाटर है, आपने 1 गिलास, जैसे आपको बहुत प्यास लग रहा था, आप 1 गिलास पानी पीते हो, तो थोड़ा सा जो आपका सेटिस्फेक्शन होता है वो कम होता है, फिर दूसरा गिलास, फिर तीसरा गिलास पिया, आपकी प्यास बुझ गई। तो एमयू क्या होते रहता है आपका, धीरे धीरे याद कीजिए, डिक्रीज होते जाता है, एक समय के बाद वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो निगेटिव हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, 4 गिलास पे आपका पानी भर गया, यानी आपका एमयू क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद भी आप पानी पीजिएगा तो निगेटिव का मतलब क्या है, वो पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन सेटिस्फेक्शन को हम क्या कर रहे थे, नंबर्स में नाप रहे थे। तो हम इसका कॉन्सेप्ट क्या ले आए, एक नया कॉन्सेप्ट ले आए, MUM का, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी 1 गिलास पानी पीने से इन टर्म्स ऑफ मनी आपको कितना, यानी इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए तो ये वर्थ, ठीक है ना, कि 1 रुपये में आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या उस पैसे से, मान लीजिए 5 रुपए का मैंने एक समोसा खाया, तो उस 5 रुपए को खर्च करके समोसे पे मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना। तो मनी के आने की वजह से क्या हुआ, हम मनी के टर्म्स में अपने सेटिस्फेक्शन को नापना शुरू किए। थर्ड क्या है, बेसिस ऑफ क्रेडिट। अब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे बैंकिंग में डीपली, ये क्वेश्चन आता भी है। क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, कैसे कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है। ठीक है। तो बताइए, अगर मनी नहीं होता तो मनी को हम स्टोर नहीं कर पाते। मनी को आप स्टोर कहाँ करते हैं, बैंक्स में स्टोर करते हैं। तो बैंक्स में जब मनी को स्टोर करते हैं तो उसी से कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, बहुत सारा क्रेडिट क्रिएट करता है। अभी फिलहाल आप इतना ही मान के चलिए कि आप जो पैसा बैंक में डालते हैं उससे बहुत सारा क्रेडिट क्रिएट होता है। वो कैसे होता है, वो फेनोमेना को हम नेक्स्ट चैप्टर जो बैंकिंग जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है। तो और इससे क्या होगा, लोगों ने अगर आप बार बार अपने मनी को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो इससे लोगों में सेविंग्स का इंकरेजमेंट भी हुआ कि हमें भी अपने पैसे को क्या करना चाहिए, बैंक में स्टोर करना चाहिए। उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, सेफ्टी रहती है। ठीक है ना। घर में आप इतना कैश लेके रह नहीं सकते हैं, चोरी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब मान लीजिए आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए किसकी जरूरत लगेगी, मनी की जरूरत लगेगी। और मनी आपको क्या देता है, आपकी लिक्विडिटी को बढ़ाता है। अभी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, मनी कैश रहेगा तभी तो आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी। ठीक है ना। आपको कुछ भी जो परचेस करना होगा, सबसे जो प्राइम है, देखिए मेथड्स अभी बहुत सारे हैं, आप बोलेंगे सर ऑनलाइन भी तो पे कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो कैश इंपॉर्टेंट है ना, मनी इंपॉर्टेंट है, तभी तो उसको आप बैंक में स्टोर करेंगे, तो फोन पे वगैरह करते हैं। तो मशीनरी परचेस करना है, प्रोडक्शन बनाने के लिए आपको जो भी चीजें चाहिए उसके लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है बियरर ऑफ ऑप्शंस। मनी क्या करता है, परचेजिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ बियरर या पर्सन, और वो उसके डिसीजन को चेंज अकॉर्डिंग टू मनी चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है। क्या करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, और मेरे पास अभी 20 लाख है। अगर ये 20 लाख नहीं होते तो मैं बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचता क्या, नहीं। तो ये मनी ही क्या कर, अगर ये मनी नहीं होता तो मैं ऐसे डिसीजन लेता ही नहीं, है ना। जैसे आपके पास पैसे रहते हैं तभी आप खर्च करने की, आज शॉपिंग पे जाता हूं, तो पैसा है, उसके हिसाब से आपके डिसीजंस बदल जाते हैं। जैसा पैसा है उस हिसाब से आपके डिसीजंस बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे कम है तो आप ब्रांडेड मोबाइल नहीं खरीदते हैं, पैसे ज्यादा है तो आप ब्रांडेड मोबाइल खरीद लेते हैं। तो डिसीजंस आपके बन या बिगड़ किसके वजह से रहे, मनी की वजह से रहे। ठीक है। तो ये किसके हाथ में है, हैंड्स ऑफ पर्सन, यानी जिसको आप बियरर कह रहे हैं, जो बियर करेगा, किसके वजह से, मनी के वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी समझने से पहले समझिए इनसॉल्वेंसी क्या होती है। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दिवालिया घोषित होना। ठीक है ना। यानी जिसके पास अब पेमेंट करने का, यानी पैसे बचे नहीं है, वो पेमेंट वगैरह नहीं कर सकता है। ठीक है ना, उसके पास कुछ नहीं बचा है। तो मनी क्या सर्व कर रहा है, अगर आपके पास मनी है तो क्या आपको कोई इनसॉल्वेंट कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। तो मनी क्या करता है, गारंटी लेता है सॉल्वेंसी का, कि आपके पास मनी है तो आप क्या कहलाएंगे, सॉल्वेंट कहलाएंगे, सॉल्वेंसी कहलाएंगे, इनसॉल्वेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है। इंडिविजुअल हो, इंस्टीट्यूशन हो, कंपनी हो,
ठीक है। अगर उसके पास इनफ मनी है, और यहाँ पर मैंने साइन जो बनाया है, लायबिलिटी से ज्यादा मनी होना चाहिए। ऐसा ना हो, जैसे देखिए एग्जांपल देता हूं मैं, मान लीजिए मेरे पास 20,000 रुपए हैं और मैंने जो कर्ज ले रखा है वो 1 लाख रुपए है। सॉरी, ये मार्क नहीं होगा, ये 1 लाख का मेरा कर्ज है और मेरे पास पैसे कितना है, 20,000। तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं इंसॉल्वेंट ही कहलाऊंगा, क्योंकि आपके पास लायबिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना। जो आपको पेमेंट करना है, कर्ज जो है वो आपका ज्यादा है और आपके पास जो पैसे हैं वो कम है। इसीलिए पैसे आपके पास इतने होने चाहिए जो आपके लायबिलिटी से ज्यादा हो, तो आपको इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे क्या थे, मनी के कंटीजेंट फंक्शंस थे, ठीक है। नेक्स्ट है डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी में क्या होता है, फर्स्ट है ट्रांजेक्शन मोटिव। ट्रांजेक्शन मोटिव क्या है, यानी आप पैसे का डिमांड कब कब करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन मोटिव क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। ट्रांजेक्शन मोटिव में जो मनी है, इससे आप क्या कर रहे हैं, अपने डे टू डे जो ट्रांजेक्शन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या बिजनेस यूनिट्स हो। और जितना ज्यादा आपका हायर इनकम है, लार्जर साइज ऑफ मनी होल्डिंग्स फॉर ट्रांजेक्शन। अगर ज्यादा आपका हायर इनकम है तो आपके पास ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा पैसे हैं तो आप क्या करेंगे, ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिकॉशनरी मोटिव, ठीक है। अब आपने प्रिकॉशन वर्ड तो सुना होगा, सुना है या नहीं सुना है। तो देखिए, लाइफ में क्या होता है ना, अनसर्टिनिटी काफी होती है। क्या होती है, अनसर्टिनिटी। एक सेकंड में एक चीज देख रहा हूँ, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि एक टॉपिक शायद छूट गया है। अच्छा, मैं उसे लास्ट में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, रहने दीजिए उसे, नेक्स्ट चैप्टर में डील कर लूंगा अगर छूटा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा है कि एक छोटा सा टॉपिक छूट रहा है, ठीक है। तो प्रिकॉशनरी मेथड मोटिव क्या होता है, लाइफ क्या होता है, अनसर्टेन होता है। जैसे अचानक से किसी को कुछ हो जाए, तो अगर आपके घर में फादर है या जो भी अर्निंग मेंबर है, उनसे पूछिएगा, वो बैंक में ना एक अपने हिसाब से, सबके इनकम अलग अलग है, उस हिसाब से वो कुछ अमाउंट बना के रखते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारी फैमिली हमेशा जो उनके सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं उसमें 1 लाख रुपए रखते हैं। क्यों, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, अनसर्टिनिटी आ जाए, ठीक है ना, अनफोर्सिन कंटीजेंसीज आ जाए, ठीक है ना, सिकनेस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो पैसे बचा के रखते हैं, ठीक है। और वही फिर है, हायर इनकम रहेगा तो आप क्या करेंगे, ज्यादा कैश बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे। मान लीजिए किसी की इनकम बहुत अच्छी है, तो अकाउंट में 5 लाख रुपए किसके लिए रखेगा, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए। अगर जिसकी इनकम कम है वो 1 लाख रखेगा, जिसकी इनकम और कम है वो 50,000 रखेगा। तो अब ये क्या, ये पैसा आप क्यों रख रहे हैं, प्रिकॉशन के लिए। अचानक अगर कुछ हो गया तो ये पैसे का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले की हेल्प कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प कर सकते हैं। थर्ड होता है स्पेकुलेटिव। अच्छा, एक बात और इसी से रिलेटेड इसलिए बता देता हूं, जैसे अभी स्टॉक मार्केट्स में काफी सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं ऐसे, लेकिन जनरली लोग उसको बोल क्या देते हैं, सट्टा बाजार, ठीक है ना। तो एक्चुअली वो है कुछ नहीं, उसको आप क्या बोलेंगे, स्पेकुलेशन। उसमें क्या होता है, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या है, आपने कोई चीज को परचेस किया, ठीक है, आपने क्या कर लिया, कोई चीज को परचेस कर लिया। मान लीजिए किसी चीज का या कोई शेयर है, मान लीजिए 20 रुपए का था, उसको आपने परचेस कर लिया एट द रेट 100 क्वांटिटी पे, ठीक है, 100 क्वांटिटी आपने 20 रुपए के हिसाब से लिया। अब उसका जो शेयर का प्राइस हो गया है वो 50 रुपए हो गया, अब आप इसको सेल कर दे, इसको क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कोई चीज को आपने स्मॉलर प्राइस पे खरीदा, अब उसका प्राइस बढ़ गया है, आप उसको क्या कर सकते हैं, सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो जिसको आप इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो कीप कैश बैलेंस, बहुत लोग कैश बैलेंस रखते हैं, अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, लाइक बॉन्ड्स हो गया, ठीक है, एफडी हो गया, ये सब में क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, स्पेकुलेशन के लिए। यानी कम पे खरीदा, कुछ साल के बाद हमको वो क्या देगा, ज्यादा पैसे देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, या आप बोल सकते हैं लास्ट टॉपिक जो है हमारा, मनी सप्लाई, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, किसके पास, पब्लिक, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन इकोनॉमी, उसको हम क्या बोलेंगे, मनी सप्लाई, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, चैप्टर ये 1 का कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम का स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। तो फिलहाल आप 1 मार्क्स में बस अभी याद रखिए, स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। क्यों कहलाता है, ये फर्स्ट चैप्टर में जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो इसके 15-20 जो भी नाम होते हैं, जैसे मनी सप्लाई हो गया या इनकम हो गया, तो ये किस में आएगा, स्टॉक में आएगा कि फ्लो में आएगा, तो वो एक बार में हम सब देख लेंगे, ठीक है ना, मैं यहाँ पे करा दूंगा मैं, ठीक है। सप्लायर्स ऑफ मनी कौन कौन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, आरबीआई हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया। कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय देम डू नॉट कम इनटू सर्कुलेशन इन द कंट्री, इनके पास जो कैश बैलेंस है इनका अपना,
वो सर्कुलेशन में यूज नहीं होता है। ठीक है। अब बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से या आपके सीबीएसई के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ M1 दिया हुआ है। ठीक है ना, सप्लाई ऑफ मनी में क्या दिया हुआ है, सिर्फ M1 दिया हुआ है जो बोर्ड्स में पूछा जाएगा, और 3 होते हैं जो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने उसको लिख दिया। ठीक है ना, किसी और की हेल्प हो जाएगी। तो M1 क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, C प्लस DD प्लस OD। ठीक है। पहले एक और कॉन्सेप्ट यहाँ, ऐसे ही हम बैंकिंग में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन बस बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उस टर्म का यूज हो सकता है। डिपॉजिट्स को हम, एक सेकंड, डिपॉजिट्स को हम दो में बांट दिए। एक को बोल दिया हमने टाइम डिपॉजिट और एक को बोल दिया हमने डिमांड डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है ना, कि एक टाइम, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही आप इस डिपॉजिट्स को निकाल सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में क्या है, जब जब आप डिमांड करेंगे, जहां आपने ये डिपॉजिट रखा है, जब जब आप वहां डिमांड करेंगे, आपको वो पैसे वो लौटाएगा। जैसे आप एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे सेविंग डिपॉजिट है, तो वो आपका किस में आता है, डिमांड डिपॉजिट में आता है। ये सेविंग डिपॉजिट क्या है, डिमांड डिपॉजिट में आता है। यानी जब आप डिमांड करेंगे आपको वो पैसा बैंक को देना होगा। लेकिन इसमें क्या है, जैसे आप एफडी कराते हैं, तो एफडी का क्या है, फिक्स टाइम पीरियड है। उस फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही आपको वो पैसा मिलेगा। अगर उससे पहले आप निकालेंगे तो जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला था वो थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है ना, जितने की प्रॉमिस हुई थी ना उतना आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो डिपॉजिट्स मेनली ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट हो गया, सी का मतलब क्या हो गया, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। पब्लिक के पास कितने कॉइन्स है और करेंसी है, पहले ये कैलकुलेट कर लिया हमने। दूसरा क्या हो गया, डीडी, डिमांड डिपॉजिट्स। अभी हमने पढ़ा डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि आपने पैसा बैंक में कितना रख रखा है, वो तो पैसा पब्लिक का ही है। और हमें देख लीजिए ऊपर, हमें काउंट क्या करना है, पब्लिक के पास कितना है। ठीक है ना, तो डिमांड डिपॉजिट जो आपने कहाँ रखा है, कॉमर्शियल बैंक में रखा हुआ है, तो उससे भी पता चल जाएगा कि पब्लिक का कितना पैसा बैंक में स्टोर्ड है। ठीक है। अच्छा, इसमें इंटर बैंक को एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, इंटर बैंक यानी बैंक्स भी आपस में क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो उनका अपना पैसा होता है, उसको हम नहीं लेते हैं, उसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। थर्ड हो जाता है ओडी, यानी अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। जैसे नाबार्ड कुछ पैसा दे दिया, या आपके जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने बोला है कि पब्लिक के लिए जैसे पैसे वगैरह आते ही रहते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दे दिया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया है। ठीक है ना, हेल्प के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लाइक IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। तो इन तीनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, M1 मिलता है। ठीक है, और भी 3 होते हैं जिसको हम बोलते हैं M2, M3, M4। बस मैंने लिख दिया है, एग्जाम में आपसे इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन देख लीजिए होता क्या है। ये M1 है, जो M1 हमने अभी यहाँ कैलकुलेट किया वो हो गया सेविंग डिपॉजिट, किसका, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का। ठीक है ना, किसका, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का। M3 में किसको ले रहे हैं, फिर M1 ले रहे हैं, और ये अब टाइम डिपॉजिट ले रहे हैं। अब यानी टाइम डिपॉजिट ले रहे हैं तो FD RD जो भी आपका सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, देखिए टाइम डिपॉजिट यहाँ क्यों लिखा गया, क्योंकि अब FD को लेना है। सेविंग को आपने ऊपर में ही ले लिया है, या जिसको आप डिमांड डिपॉजिट्स बोले, अभी हमने पढ़ा टाइम डिपॉजिट्स होता है और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स को तो आपने ले लिया है, डिमांड। ठीक है, बच क्या गया था, टाइम डिपॉजिट्स। देख लीजिए, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे क्या लिया है आपने, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स हो गया, बच क्या गया, टाइम डिपॉजिट्स, किसका, कमर्शियल बैंक का। इधर देखिए, कमर्शियल बैंक का दो पैसा, टाइम डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स को हमने M1 में ही ले लिया, बच क्या गया, टाइम डिपॉजिट्स। तो टाइम डिपॉजिट्स को हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट है M4, इसमें M3 ले लिया, फिर टोटल डिपॉजिट्स। अब इसमें टोटल डिपॉजिट्स यानी वही टाइम और वो दोनों आ गए, विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। और इसमें हम क्या एक्सक्लूड कर देते हैं, NSE। क्या एक्सक्लूड करते हैं, NSE। आप लोग बोलेगा तो इसको भी मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी नीड नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सेम टॉपिक आपको गवर्नमेंट बजट में भी यूज होगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। M1 M2 को हम क्या बोलते हैं, नैरो, और M3 M4 को क्या बोलते हैं, ब्रॉडर। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था मनी। आपको कोई भी डाउट है, या आपको कोई लग रहा है कोई टॉपिक मेरे से छूट गया है, आपकी किताब में दिया हुआ है और वो टॉपिक मुझसे छूट गया है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताइए। ठीक है, और MCQ
साइड से मैं इंडियन इकोनॉमी का 2-3 चैप्टर्स का, जैसे मान लीजिए फर्स्ट 3 चैप्टर्स का एक बार में अपलोड कर दूंगा, फिर 4 चैप्टर तो आ नहीं रहा है, 5th 6th और 7th चैप्टर का एमसीक्यू फिर अपलोड कर दूंगा, और वो आपको उसी सेक्शन में मिलेगा, उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है ना। इसका प्लेलिस्ट अलग रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसमें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मनी, जैसे जैसे वीडियोज आने वाली है वो मैं बता दे रहा हूँ। फिर आएगा बैंकिंग, फिर आएगा आपका गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट के बाद एडीएस। देखिए इसमें 3 चैप्टर्स हैं, एडीएस में 3-4 चैप्टर्स होंगे आपकी किताब वगैरह में। एडीएस में बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो तीनों चारों चैप्टर्स एक बार में कवर करेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट का जो 2 चैप्टर होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी। उसके बाद हम चलेंगे किसमें, नेशनल इनकम में, ठीक है। उसके जो मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 जो मेथड्स होते हैं वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे आप मुझे बताइए, ठीक है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और एमसीक्यू इंडियन इकोनॉमी का साइड बाय साइड चलते रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्लास 11th, एक सेकेंड, क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके लेक्चर्स आएंगे, और जस्ट उसके साथ साथ आएगा एंशिएंट हिस्ट्री, पूरी की पूरी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है, ये तीनों की सीरीज आएगी, ठीक है ना। एंशिएंट हिस्ट्री का अलग प्लेलिस्ट रहेगा, मिडाइवल का अलग रहेगा और मॉडर्न का रहेगा, और ये काफी डिटेलिंग में रहेगा, ठीक है ना, जिससे जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं, एसएससी यूपीएससी और बीपीएससी वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, उनको काफी इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ में उसका भी एमसीक्यूज वगैरह अपलोड करते जाऊंगा, ठीक है। सो आपको अगर लेक्चर्स अच्छे लगे तो बस मैं ये बोलूंगा कि आप शेयर करें, ठीक है। सो हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक आप जम के पढ़ें, बोर्ड्स की तैयारी अच्छी से करें। कोई भी दिक्कत होता है आप मुझे बताएं, ठीक है। बाय, गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं।